दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में निवेश को लेकर करेंगे बैठक। 21 अगस्त को उद्योगपतियों के साथ करेंगे मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा पत्र, सीएम धामी की सुरक्षा पुख्ता करने को कहा। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग देवाल के पास हुआ बाधित। पिंडर नदी के कटाव से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा नदी में कटा। कई वाहन और यात्री सड़क खुलने का कर रहे इंतजार। एमबीपीजी कॉलेज में नए छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हुआ बवाल। छात्र नेताओं ने प्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग। प्राचार्य के छात्र को थप्पड़ मारने से नाराज छात्र चढ़े छत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से खबर, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। राज्य में निवेश को लेकर बैठक करेंगे। 21 अगस्त को उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। राज्य के लंबित मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में निवेश को लेकर बैठक करेंगे। 21 अगस्त को उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में निवेश को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 21 अगस्त को उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधा जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? तरीके से यहाँ पर तो जो है वो यहाँ पर 3 दिवसीय और ऐसे में जो है यहाँ पर अगर बैठक की बात की जाए तो जो एक अहम बैठक है वहाँ पर इस दौरान यहाँ पर होनी है, क्योंकि जिस तरीके से निवेशकों की बात करें, जो निवेशकों को लेकर भी जो है यहाँ पर 21 तारीख को जो है यहाँ पर उनके साथ में चर्चा की जाएगी। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी जो है उनकी यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। साथ ही कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जिनके साथ जो है सीएम धामी यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें, उत्तराखंड राज्य के जो यहाँ पर मुद्दे हैं जो कि लंबित पड़े हुए हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की जा सकती है। जी बिल्कुल विनय, निवेश को लेकर यहाँ बैठक की जाएगी जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। किन क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बेरोजगारी की बात करें, उत्तराखंड में अगर जो बेरोजगारी की बात की जाए तो उसको लेकर के सरकार जो है लगातार यहाँ पर प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कई जो इनके एम्प्लॉयमेंट के विभाग की अगर बात की जाए, सेवा योजना कार्यालय की बात की जाए, वहाँ पर भी जो है लगातार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर रोजगार मेला लगाया जाता है। इसके साथ ही कई और बड़े यहाँ पर अगर जो नियुक्ति पत्र देने की बात की जाए तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर सरकार अपने स्तर से जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने के साथ ही जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार देती है। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये निवेशकों को लेकर के जो बैठक होनी है, उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर के जो है किस तरीके से जो है मूलभूत सेवाएं रहेंगी, इन सभी को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की जा सकती होंगी। इसके साथ ही विनय, हम बात करें 21 अगस्त को उद्योगपतियों के साथ में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मीटिंग करेंगे, तो इस मीटिंग के बाद में क्या बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? क्योंकि उद्योगपतियों से चर्चा होगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि युवा भी शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम औद्योगिक जो संगठन हैं उनके साथ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड में निवेश को लेकर के जो है इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है वो भी यहाँ पर किया जाना है, जो कि नवंबर से दिसंबर माह में होना जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। इसी को लेकर के जो है एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर होने जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार यहाँ पर जनता के
हितों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी जो है केंद्रीय मंत्रियों से बात करने के साथ ही जो है यहाँ पर निवेशकों के साथ में जो उनकी बैठक रहेगी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को और विकसित किया जाए और 2025 तक जो है उसको विकसित करने का जो लक्ष्य है यहाँ पर वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा रखा गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड रोजगार की ओर आगे बढ़ रहा है, शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी विनय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो जो उपचुनाव बागेश्वर में होने वाले हैं उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उपचुनाव भी बागेश्वर में होने हैं उनको लेकर भी जो है बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी इनकी पूरी हो चुकी है और लगातार जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पूरे तरीके से जो है यहाँ पर अपनी जीत की बात यहाँ पर कर रही है और भारी मतों से जो है जीत का दावा यहाँ पर ठोक रही है, जिसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर पहले ही जो है स्थिति क्लियर कर दी है और बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरीके से जो लिस्ट एक जारी है जिसमें जनता से यहाँ पर जनता को संबोधन करने का जो यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी इस दौरान उनके दौरे जो है बागेश्वर चुनाव में रहेंगे। तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बागेश्वर चुनाव में इस समय जो है वहाँ पर शिरकत कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के प्रेम नगर में 16 अगस्त को हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं जिसकी कीमत लगभग 2 लाख आंकी गई है। इसी के साथ आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत ने उसे चोर बना दिया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी पहले भी डालनवाला और रायपुर क्षेत्र में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। एक नकबजनी की घटना हुई थी, 16 अगस्त की यह घटना थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात जो है प्रेमनगर की टीम द्वारा जो काम किया गया और काम करने के पश्चात इसमें जो है एक एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है जिसके पास से चोरी गए जो ज्वेलरी है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है उसकी बरामदगी की गई है। इसके साथ ही पूर्व में भी एक चोरी में उसने अपनी संलिप्तता बताई है जिसमें भी जो उसने चोरी किया था वो सामान बरामद किया गया है। ये जो एक्यूज है पौड़ी का रहने वाला है और पूर्व में भी जो है डालनवाला के चोरी के मुकदमों में जेल गया है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई इसका आपराधिक इतिहास है तो उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में आई फ्लू की वजह से जनपद में त्राही मची है। जनपद मुख्यालय में तैनात आई सर्जन का कहना है कि सभी अस्पतालों में आई फ्लू की दवाइयों की कमी है। इसी की वजह से विटाडिन से कहीं अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू की चपेट में अब स्कूली छात्र छात्राएं भी आ रही है और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं उप शिक्षा अधिकारी ने आई फ्लू से ग्रसित छात्रों कर्मचारियों को छुट्टी देने का आदेश जारी कर दिया है। जहां ये बीमारी महामारी का रूप ले रही है वहीं जनपद के सीएमओ के पास इसके ग्रसित मरीजों का आंकड़ा तक नहीं है। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान निर्माण कार्यों से प्रभावित हुए स्थानीय व्यापारियों, पंडा पंचायत समाज से जुड़े लोगों ने विस्थापन और पुनर्वास नीति सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन खत्म हो गया है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान संघर्ष समिति ने विजय जुलूस निकालकर जश्न बनाया और प्रशासन का आभार भी जताया। एडीएम चमोली ने धरना स्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। मास्टर प्लान संघर्ष समिति बद्रीनाथ के अध्यक्ष जमुना प्रसाद और व्यापार सभा के विनोद नवानी ने बताया कि प्रशासन से करीब 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद सकारात्मक समाधान निकलने के बाद लिखित आश्वासन मिलने पर समिति ने विजय जुलूस भी निकाला। पूर्व में भी एक निश्चित था कि भाई सरकार हमारे साथ लिखित में वार्ता करे और 11 सूत्री जो हमारी मांग थी आप लोगों के सम्मुख उप जिला अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी के बीच में हमारा समझौता हुआ और 11 सूत्री मांग हमारी मान ली गई है, जिसमें भी एक आध मांग थोड़ी सी अभी रह गई है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप रिटर्न में दें। अध्यक्ष महोदय ने रिटर्न में दे रखा है, उसमें भी 5-4 दिन में निर्णय आ जाएगा और लगभग 80 से 90% हमारी बातें मान ली गई है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एडीएम साहब और एसडीएम साहब के बीच में और
बद्रीनाथ मास्टर प्लान संघर्ष समिति के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौते में लिखित रूप में 11 सूत्रीय मांगों पर विचार हुआ। 5 घंटे के विचार विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकला वो अभी तक सकारात्मक है और हमको पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन ने जो हमारे साथ में लिखित किया है वे अपने बात पर अडिग होंगे और अगर किसी प्रकार से वो नहीं मानते हैं तो फिर पुनः हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में हम लोगों का लिखित समझौता। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाने जा रही है। पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को पार्टी के वोटर चेतना अभियान के तहत निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियान को लेकर 19 को हल्द्वानी और 21 अगस्त को देहरादून में बैठक भी आयोजित की जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं उनके लिए वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है। ये जितने भी मतलब क्षेत्रों में 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका सबका मतदाता सूची में नाम हो, इसके लिए भाजपा ने अभियान चलाया है और ये शुरू होने वाला है तुरंत। तो जितने भी नए बच्चे हैं जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है, हर विधानसभा में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य है। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रहेंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई न कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं वहां कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि भाजपा प्रत्याशी हजारों मतों से विजयी होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में 8,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन में महज 2,000 से भी कम लोग पहुंचे। आगे कहा कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के किए काम, उनका व्यवहार, साथ ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कामों पर जनता वोट करेगी, जो कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के मुख्य कारण होंगे। और लगभग 50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे उत्तराखंड में रखा है कि हम ग्राउंड कराएंगे 50,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन जैसे जैसे ये मीटिंग्स आगे बढ़ेंगी, जैसे रोड शो बढ़ेगा उसके हिसाब से लक्ष्य बढ़ेगा घटेगा वो देखेंगे। अभी जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था पार्वती दास जी के साथ में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैंने प्रेस के बंधुओं को तब कल भी यही बात कही थी और आज भी यही कहूँगा कि बागेश्वर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उसकी वजह से उपचुनाव हमको आज झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जितना भी वहाँ पे रहा हूँ, जितना भी लोगों से मिला हूँ, प्रभारी मंत्री भी हूँ, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट बहुमत के साथ हम वो चुनाव जीतेंगे। और कल जो हमारा नॉमिनेशन हुआ था उसको अगर आपने देखा होगा तो 8 से 10,000 आदमी वहाँ पर था और आज जो कांग्रेस का नॉमिनेशन हुआ है लगभग 2-2.5 हज़ार आदमी भी नहीं पहुँच पाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो टेंट भरा है। तो ये दिखाता है कि बागेश्वर की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लोहाघाट नगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू होने को लेकर लोगों ने खुशी जताई। जल्द ही नगर में सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन और पेयजल की मूलभूत समस्याओं से निजात मिल सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि नगर को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिस पर सीएम धामी ने लोहाघाट और चंपावत को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की घोषणा की थी, जिसके बाद शासन ने तैयारियां शुरू कर दी, जिसका डिजिटल मैप भी तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक हुई थी और उसमें मास्टर प्लान जो लोहाघाट नगर का और चंपावत नगर का है और अब डिजिटल मैप बनकर तैयार है। इसी को देखते हुए इन्होंने परसों को 20 विभागों की मीटिंग रखी गई है,
इसमें विभिन्न विभाग जो भी नगर क्षेत्र में आते हैं, स्वास्थ्य से लेकर पीडब्ल्यूडी, एनएच, हाईडील ऑफिस हो गया, जलस्थान, जल निगम, अन्य ऐसी विभागें हैं जो जिन विभागों को वहाँ बुलाया गया है। सभी लोगों से अपने अपने संपत्ति है, उस संपत्ति के बारे में विवरण मांगा जाएगा और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो पानी की परेशानी है, पानी की दिक्कत होती है, उसका समाधान किया जाएगा। सिविल लाइन की व्यवस्था की जाएगी। एक जो स्मार्ट सिटी बनती है, बिल्कुल शहर हमारा साफ सुथरा रहे और बिल्कुल क्लीन और ग्रीन रहे, इसके तहत स्मार्ट सिटी में ये योजना रखी गई है और जो प्लान के तहत बनी। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं के चलते एक सप्ताह में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जून से राज्य में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि भारी बारिश के कारण जलभराव और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में जो लोग अपना इलाज कराने अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जा रही है और वहां पर आपदा से प्रभावित लोगों को संक्षिप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ ज्यादा ही बरस रहे हैं जनपद में, तो उसके लिए पूर्व से ही सभी चिकित्सालयों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ भी हमें कोई सूचना मिलती है, यहाँ कोई ऐसा होता है कि लोग अपने जल भराव के कारण या आपदा के कारण नहीं आ पा रहे, तो हम स्वास्थ्य मेडिकल टीम भेज के वहाँ पे उन लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आपदाग्रस्त कोटद्वार पहुंची, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं आपदा को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने आपदा के आकलन में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। लोगों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं, 500 से अधिक सड़कें अवरुद्ध पड़ी है। सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसमें आपदा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने आपदा के आकलन में गंभीरता नहीं दिखाई और आज परिस्थितियां आपके सामने हैं। लोगों के घर टूट रहे हैं, जो है ऑल वेदर रोड जगह जगह से बाधित है। 750 से ज़्यादा सड़कें राज्य की अवरुद्ध हैं। मरीजों को चिकित्साएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी पर जाने वाले लोग नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थयात्री परेशान है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जनपद चमोली के आपदा प्रभावित गांव में प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुटी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कर्णप्रयाग, गैरसैंण सहित सभी मोटर मार्गों पर यातायात सुचारू कर लिया गया है। आपदा प्रभावित गांव के विभिन्न गांवों में राशन किट वितरण किया जा रहा है। चिकित्सकों की टीम प्रभावित गांव में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर रही है। थराली पैनगढ़ मार्ग पर प्राणमती में पैदल चलने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है। एसडीएम और तहसीलदार की देखरेख में फोर्स के जवान अस्थायी पुलिया बनाने में जुटे हैं। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपदा कंट्रोल रूम से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ले रहे हैं। भारी वर्षा के कारण जो आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें कई हमारे जो पैदल पुल थे, कुछ मोटर पुल, वो वॉश आउट हुए। तो उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि जो हमारा मोटर पुल था उसको तत्काल एक वहाँ पर बेली ब्रिज स्थापित कर आवाजाही सुचारू की जाए। साथ ही साथ जो पैदल पुल है उसमें ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो आपदा मद में उसका पुनर्निर्माण करना सुनिश्चित करें। विभिन्न क्षेत्रों से हमने राजस्व निरीक्षकों की तैनाती भी कर रखी है कि जल्द से जल्द हम क्षति का आकलन करके लोगों को जो उचित SDRF नॉर्म्स में धनराशि है वो हम दे सकें और लोगों को इस आपदा की घड़ी में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े, इसके लिए हमारी पूरी टीम तैनात है और पूरी टीम सही। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों से मिले और आपदा पीड़ितों के हाल जाने। बता दें कि 13 व 14 अगस्त की अतिवृष्टि से अत्यधिक आपदा हुई है। सरकार इस आपदा को लेकर अलर्ट मोड पर है। उन्होंने आपदा स्थल में जाकर
जिला अधिकारी से सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश डीएम को दिए। राहत शिविर में रह रहे ग्रामीणों के बीच में जाकर सभी से समस्याओं को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। सांसद तीरथ रावत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार हर प्रकार से आपके साथ है। दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये अपने हाथों में नहीं है, लेकिन अपने हाथों में ये कि कितना जल्दी हम इनको राहत दे सकते हैं प्रभावित लोगों को, क्षेत्र को, ये अपनी द्वारा, और उसके लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, जुटा हुआ है और पूरा सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं किस तरह प्रभावित है। विकासनगर के दुरुस्त गांव जाखन में आई प्राकृतिक आपदा ने जहां ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं सरकार को भी रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जाखन गांव से गुजरने वाली 120 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिसे बहाल करने में लंबा समय लगेगा। विद्युत लाइन से शेरपुर और झाझरा विद्युत स्टेशन को बिजली आपूर्ति की जाती थी। सभी प्रभावित ग्रामीणों को नजदीकी स्कूलों में शरण दी गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार जाखन गांव के ग्रामीणों के साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ी आपदा है और ये बात संतोष की जरूर है कि कोई मानव जीवन की क्षति नहीं हुई, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इसका डिजास्टर का, पहले सब लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। स्थानीय अड़ोस पड़ोस के गांव का बहुत भारी सहयोग है और बाकायदा वहां के जूनियर हाई स्कूल में एक रिलीफ कैंप तत्काल स्थापित किया गया। एक कम्युनिटी किचन प्रारंभ की गई और आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के हमारा स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, हमारे तहसील का एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम के अगुवाई में वहाँ तैनात था, पुलिस का पूरा प्रशासन सीओ की अगुवाई में वहाँ तैनात था। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।